कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मोल नहीं है, किंतु ये अनमोल है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती हैं इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की इन दो मोहरों पर लिखा आनंदपुर राजनु प्रमाण है कि सदा से ये शहर विनिमय और व्यापार का केंद्र था। दो मुख्य राजमार्गों के मध्य स्थित ये स्थान व्यापारियों में लोकप्रिय था। इसे सन 531 के ताम्रपत्र में भी देखा जा सकता है। विप्रों और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख अनर्थ के गिरी दुर्ग का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि आनंदपुर को लोग अनर्तपुर के नाम से भी जानते थे। लोगों में एका, कृषि और व्यापार में वृद्धि वाले नगर में आनंद और शहर का नाम आनंदपुर होना उचित ही तो है। 2.5 सहस्राब्दियों से जीवंत वडनगर को समृद्ध करने वाला व्यापार विनिमय केवल गुजरात और भारत नहीं, दूर बसे देशों तक विस्तृत था। समुद्र तट यद्यपि यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, किंतु स्थल पट्टन नाम से विख्यात इस व्यापारिक केंद्र से सामान भूमि मार्ग से बंदरगाह और जल पोतों से समुद्र पार सुदूर देशों तक जाता था और उसी तरह आता भी था। नौखनी मछली आकार के ये मर्तबान या लंबे घड़े कीमती द्रव्य, दवाएं, सुरा आदि मेसोपोटामिया से यहां तक आते थे और फिर दूसरे भारतीय शहरों तक जाते थे। इस नगर की शाश्वतता का एक कारण है यहां के नागरिकों की एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर अटूट आस्था और दूसरे मतों का स्वीकार। हर दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहां से गुजरे और कुछ ने यहां जड़ें भी जमा ली। यहां सनातन धर्मी मंदिर हैं तो जैन देरासर और बौद्ध विहार भी। बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के शिलालेख में गिरनार पहाड़ी के ठीक नीचे स्पष्ट दिखता है। यहां स्तूप और विहार बने तथा संघ भी बसे। सन 641 में चीनी यात्री हुएनसांग ने ओ नानतो पुलो यानी आनंदपुर में सम्मिति या विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास के बारे में लिखा है। घासकोल द्वार के निकट स्थित बौद्ध विहार से मिले अवशेष वडनगर में बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है सम्राट रुद्रदमन ने दूसरी शताब्दी में क्षेत्र को अनर्थ संबोधित करते हुए अपने राज्य में जल व्यवस्थापन की बात भी की है। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक का वर्णन करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील और अन्य जल कुंडों, झीलों, तालाबों, कुओं और वावों यानी सीढ़ीदार जल कुंडों द्वारा पूरे इलाके के जल संतुलन की बात की है। साबरमती के दूर जाने के बाद भी शर्मिष्ठा झील के कारण ही यहाँ खेती के लिए जल आपूर्ति इतनी होती थी कि फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। अन्न जल की आपूर्ति ने भी इस नगर को सदियों से जीवित और विकसित रखा है। ये कोई साधारण ईंट नहीं, इस संस्कृति की नींव का आधार है। ईसा से 1 सदी पूर्व से ही भारत के कई शहर
पक्की ईंटों की प्राचीर से निरापद रहे हैं। जैसे वडनगर के सदियों तक निरापद रहने के पीछे इस छोटी सी ईंट का बड़ा सहारा रहा है। यहाँ पुरातात्विकों को परत दर परत ईंटों की दीवारें मिलती हैं। पहली सबसे गहरी परत से मिट्टी की भित्ति, उसके ऊपर अलग अलग युगों में पकाए गए ईंटों की दीवारें, ठीक एक के ऊपर एक दीवारों का सिलसिला। इस साधारण सी ईंट के कारण ही ये असाधारण नगर आज तक जीवित, जागृत, जीवंत है। मारूगुर्जर या सोलंकी शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान और गुजरात में ही दिखता है। सोलंकी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं सोमनाथ, मोढेरा और रानी की वाव जैसे निर्माण। इसी से प्रेरित है वडनगर की अधिकतर रूपंकर भवन और वडनगर की पहचान कीर्ति तोरण। राजा सिद्धराज के दंडनायक ने मालवा विजय में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्हीं की स्मृति में कीर्ति तोरण का निर्माण हुआ। 700 साल से 40 फुट ऊंचा यह सुंदर द्वार देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है। किंतु वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। तपस्वी महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, दशकुमार चरित के रचयिता संस्कृत व्याकरण का दंडी, ताना रीरी जैसी गायिकाएं, या यहाँ के मेधावी नागर ब्राह्मण, ऐसे अद्भुत लोगों के कारण ही ये साधारण सी दिखने वाली बस्ती असल में एक असाधारण